तो 2022 का यूपीएससी का निबंध एक पूछा गया था। निबंध था केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। सारे हिंदी मीडियम वाले लोग हैं ना, आप इंग्लिश मीडियम के हैं, इसका इंग्लिश वर्जन जो टेबल पे ये किताब के नीचे वो पूरे रखे हैं पेपर, वो उठा के दो, उसमें यूपीएससी का इंग्लिश का पेपर है, वो निबंध वाला। वो नहीं यहाँ, हाँ पूरे ही उठा दो, पूरा पेपर उठा दो, किताब छोड़ के पूरे पेपर, हाँ किताब छोड़ दो, ऊपर के पूरे पेपर सतवीर, हाँ ये पूरे, हाँ इंग्लिश वर्जन बता देता हूं मैं क्या था एग्जैक्टली उसका। तो हिंदी में है केवल इसलिए, केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प हैं, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उनमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। इसका इंग्लिश वर्जन just because you have a choice, it does not mean that any of them has to be right. यूपीएससी 2022। सोचिए, 2 मिनट का समय है। पहले मैं आप ही को मौका देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही को लिखना और सीखना है। जो आइडिया आ रहा है, जो दिमाग चल रहा है कि क्या हो सकता है इस लाइन का मतलब, ऊट पटांग अच्छा बुरा, जो दिमाग में आ रहा हो, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, बस आइडिया लगाइए, सोचिए, इसी तरह से सीखेंगे हम, बिना डरे हुए। जो लग रहा है कि इसका ये मतलब हो सकता है, कोई एग्जाम्पल समझ में आ रहा है उसका, इस लाइन का मतलब, तो बताइए। ऑनलाइन वाले भी सोचें, बता सकते हैं, जो ऑफलाइन आप लोग भी। हम्म हम्म हाँ वेरी गुड। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल, ये आपको 50 शब्द कम से कम मिल गए अपने निबंध के लिए, और सार भी समझ गए आप कि चुनाव में 2 4 3 5 जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें कोई अच्छा ही हो या हमें पसंद हो, लेकिन फिर भी उनमें से हमें किसी एक को चुनना है। तो आपके पास विकल्प हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उनमें से ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी हमें काम चलाना है, आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जरूर ये पॉलिटिकल
वाला उदाहरण डालेंगे तो यही एग्जाम्पल आएगा। उसमें नोटा भी जोड़ दें। अब देखें कैसे चीजें फिर हम डायमेंशन करते हैं कि इसीलिए फिर उसमें नोटा का प्रावधान भी किया गया। नन ऑफ द अबव, क्या करें, इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो नोटा। और बताइए। हम्म 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 ठीक है, आर्थिक हो जाएगा। और हाँ 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 हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपके एग्जाम के प्री के क्वेश्चन ही है, सही बात है। जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कई बार देखिए लास्ट ऑप्शन ई होता है। नन ऑफ द अब कोई सही नहीं है या एक से ज्यादा सही है तो। हम्म 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 हम्म। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं कुछ। हाँ विकास बताएं। हाँ। हम्म 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 ठीक है, सही कह रहे हैं। हम्म। और ऑनलाइन वाले और निकिता, दीपक, तारिक, निभा या और जितने लोग जुड़े हैं। हैं? साइमन, साइमन कह रहे हैं, साइमन। हाँ बिल्कुल रखेंगे, वही वही तो रखना है, अभी उसी थ्योरी पे आ रहे हैं हम। अभी वहीं से जोड़ के बता रहे हैं कि इसका थ्योरी पार्ट क्या है। बिल्कुल साइमन की ही चर्चा करेंगे। मतलब साइमन नाम नहीं, मतलब वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अभी आ रहे हैं उस पर। हाँ, ऑनलाइन वाले लोग, निबंध का मतलब केवल ये नहीं है कि आप हमारी सुने। निबंध का मतलब ये है कि आप अपनी ज्यादा बताएं और सही सोच रहे हैं कि गलत वो हम बताएं, और जो गलत है उसको ठीक करें। पहले दिन से रोज ये हम कह रहे हैं और पूरे 100 घंटे तक कहते रहेंगे। निबंध मतलब आपके अपने विचार। तो शुरुआत करनी पड़ेगी सोचने की। थोड़ा रील्स देखने से और बाकी चीजों से बाहर निकलें। चलिए, यहां जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा एक टॉपिक की, निर्णयन या डिसीजन मेकिंग। ये पूरा जो टॉपिक है निबंध का वो जुड़ा हुआ है यहां से, निर्णयन या डिसीजन मेकिंग से। तो थोड़ा सा इसका फंडामेंटल क्या है हम आपको अब यहीं बता दे रहे हैं, ताकि मैंने कहा कि थ्योरी के साथ ही साथ अगर अप्लाइड हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। तो हम आगे चर्चा करते यहीं चर्चा कर रहे हैं इसकी, और फिर कैसे हमें उस निबंध में अप्लाई करना है तो हम वो देखेंगे। एग्जाम्पल आप लोगों ने जितने दिए एकदम सही दिए, तो उस टॉपिक को आप लोगों ने पकड़ लिया है। तो क्या होती है डिसीजन मेकिंग या निर्णयन, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे संक्षेप में, जितनी हमें कभी जरूरत पड़ेगी आगे उतना। निर्णयन का अगर अर्थ देखें हम और इसकी एक प्रोसेस, निर्णयन या डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया बेसिकली 4 चरणों से होकर संपन्न होती है।
सबसे पहला चरण होता है बेसिक प्रॉब्लम या मूल समस्या की पहचान करना। जो बेसिक प्रॉब्लम है हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं, मूल समस्या क्या है उसकी पहचान करते हैं, आएंगे अभी उस पर, अभी हमें अर्थ बताना है आपको, लेकिन वो जुड़ा हुआ है उसकी प्रोसेस से। दूसरा होता है उस समस्या के समाधान के लिए संभावित विकल्पों की खोज करना। क्या ऑप्शंस हो सकते हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उन सारे ऑप्शंस को हम देखते हैं कि क्या क्या कितने ऑप्शंस है, 1 2 3 मैनी ऑप्शन, जितना हमें लग रहा है कि ऑप्शंस हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वो ऑप्शंस खोजना। थर्ड होता है उनके प्रॉस कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव या गुण दोष का मूल्यांकन करना। हम उनके प्रॉस कॉन्स को एवेल्युएट करते हैं कि किस ऑप्शन के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। और फोर्थ होता है एक बेहतर विकल्प का चयन करना। जितने ऑप्शन हमें मिले हमने पैरेलली उनको कंपेयर किया, उनके पॉजिटिव नेगेटिव देखे, और फिर ऐसा ऑप्शन जिसमें पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है और नेगेटिव एस्पेक्ट सबसे कम, उस एक ऑप्शन को हमने चूज कर लिया। नेचुरल सी बात है, वही चुनेंगे ना कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें फायदा ज़्यादा है नुकसान कम है, उस एक को हमने ऑप्ट कर लिया, उसे चूज कर लिया। तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इन 4 चरणों, इन 4th स्टेज से होके कंप्लीट होती है। इन्हीं चारों को मिला के हमने एक मीनिंग या अर्थ किया है डिसीजन मेकिंग का। बस चारों को मिला दीजिए आप अपने शब्दों में। किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक बेहतर विकल्प का चयन करना। ये आपको रटना नहीं है परिभाषाएं, बस कॉन्सेप्ट समझना है। अपने शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, और ये इन ओन वर्ड्स। बस 4 हमने उसके आपको स्टेप बताए, स्टेप 1 2 3 4, बस चारों को आप अपने शब्दों में मिला सकते हैं कि किसी समस्या के समाधान के संदर्भ में एक समस्या है हमारे पास, उसके लिए जो जो ऑप्शन है हमारे पास, उनके हम पैरेलली पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस कॉन्स देखते हैं, जो एक अच्छा लगता है चुन लेते हैं। इस प्रोसेस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, प्रशासन और प्रबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और वर्क होता है डिसीजन मेकिंग। इवन अगेन देखिए, मैं हर निबंध में ये भी बता रहा हूं आपको, या हम सारे लोग, कि ये निबंध आखिर सिविल सर्विस एग्जाम में क्यों पूछा गया है, पर्पस क्या है उसका। पीछे भी मैंने बताया था जो भी निबंध, कि अल्टीमेटली पर्पस आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं। जो भी निबंध पूछे जा रहे हैं घूम फिर के ये आपकी पर्सनालिटी को ही जज करने के तरीके हैं। पर्सनालिटी का कौन सा गुण निकल के आएगा इन निबंध के माध्यम से, अल्टीमेटली तो वही देखना है ना हमें। एक अच्छे प्रशासक का सबसे जरूरी गुण माना गया है डिसीजन मेकिंग।
2011 में जब यूपीएससी ने सीसेट का पेपर लॉन्च किया था, उसमें सीसेट का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो उसमें डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल को शामिल किया गया था सीसेट के सिलेबस में। यूपीएससी के चेयरमैन का डीडी न्यूज पे इंटरव्यू हुआ, क्यों आपने ये सीसेट जोड़ा, इसके माध्यम से किन गुणों की आप जांच करेंगे, क्या पर्पज है इसको जोड़ने का। यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा बड़ी महत्वपूर्ण बात है आपके लिए, इंटरव्यू में हम चर्चा करते हैं, लेकिन अब ये सब तो देख रहे हैं आपकी मिली जुली बातें, पर्पज इंटरव्यू का भी वही है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, और पर्पज एसए का भी वही है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो यूपीएससी चेयरमैन का कहना था हम एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे प्रशासक में सबसे पहली क्वालिटी ही यही देखते हैं कि उसमें निर्णयन क्षमता कितनी है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर। केवल यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा हम केवल ये नहीं देखते कि डिसीजन मेकिंग, हम ये देखते हैं कि क्विक डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, यानी केवल निर्णय नहीं लेना, टाइम पे निर्णय लेना है। और उन्होंने बात को जोड़ा और बढ़ाया, हम केवल ये भी नहीं देखते क्विक डिसीजन मेकिंग, बल्कि हम ये देखते हैं कि राइट डिसीजन मेकिंग कितनी है। यानी तो देखिए अब 3 बातें कह दी, निर्णयन क्षमता, फिर केवल निर्णयन क्षमता नहीं बल्कि तेजी से निर्णय लेने की क्षमता, और केवल तेजी से निर्णय नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता। आप जिले के कलेक्टर हैं, एसपी हैं, किसी डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी हैं, किसी महत्वपूर्ण पद पे हैं, अचानक आप पुलिस में ही हैं, जिले में कोई दंगा फसाद भड़क गया है, डीएसपी आपकी ड्यूटी लगी है, हैंडल करना है समस्या को। अब अगर यही क्वालिटी आप में नहीं है कि क्विक और राइट डिसीजन मेकिंग, फिर तो 1-1 मिनट का खेल होता है वहां आपके एक डिसीजन से कि कैसे भीड़ को तितर बितर करें, कि आंसू गैस की, पानी की बौछार की, लाठी, और या केवल समझा बुझा के, और नहीं तो आपके एक डिसीजन पे या मामला शांत हो सकता है और या पूरे गांव शहर जिले में आग लग सकती है। तो यूं ही थोड़ी हो रही हैं परीक्षाएं, हर के पीछे एक उद्देश्य है। पूरा जो निबंध आप देख रहे हैं पूरा वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है, डिसीजन मेकिंग। अब देखिए आप यहां आ रहा है कि कई सारे विकल्प होंगे आपके पास, किसी प्रॉब्लम, वही हमने कहा कि डीएसपी है, अब एक विकल्प है कि आप समझा बुझा के जो नेताजी लोग हैं उनको बुला के बातचीत कीजिए। दूसरा विकल्प है कि नहीं आप तो क्या बातचीत करेंगे, सीधा आप पानी की बौछार, वाटर कैनन मंगवा के छोड़ दीजिए। तीसरा विकल्प है कि आंसू गए, चौथा विकल्प है कि लाठी चार्ज, पांचवा विकल्प। सारे विकल्प के फायदे हैं, सारे विकल्पों के नुकसान है, एक एक को अगर हम उसको एनालाइज करें जो बता रहे हैं उनके गुण दोष का मूल्यांकन। क्या कह रहा है निबंध आपका कि केवल इसलिए कि आपके पास कुछ विकल्प हैं उनमें से किसी एक को ठीक होना ही पड़ेगा, क्या क्यों जरूरी है ऐसा, क्या गारंटी उसकी। पानी छोड़ेंगे अपने फायदे नुकसान है, बम चलाएंगे अपने फायदे नुकसान है, कैसे कह सकते हैं कि नहीं ये सबसे अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है, इसमें केवल फायदा ही फायदा है। केवल देखिए 2 लाइन में निर्णयन के अर्थ में आ गया वो पूरा निबंध का टॉपिक आपका, कि जब भी हमारे सामने रूटीन दिन प्रतिदिन का जीवन हो, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम, दिन भर में ढेरों ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके समाधान के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस होती हैं, ढेरों विकल्प होते हैं। तुरंत हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कौन सा विकल्प अच्छा है, बुरा है, किसके क्या फायदे हैं, नुकसान है, और उनमें से फिर जो एक ज्यादा अच्छा विकल्प होता है हम उसका चयन करते हैं। यह प्रोसेस होते डिसीजन मेकिंग। अब जरूरी नहीं है कि जिस विकल्प को हमने चुना बाकी में हो सकता वो ठीक है। तो जो कहा जाता है, जैसे अभी आपने राजनीति का उदाहरण दिया कि बुरे सब हैं, अब उनमें कम बुरा कौन है हम वो चुनते, तो अच्छा नहीं चुनते, कम बुरा कौन है वो चुनते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा बुरा है, ये उससे कम है, ये उससे कम, तो उसे चुनते हैं, अच्छे को थोड़ी चुनते हैं। तो वही बात कि वो ठीक है ये जरूरी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है। हां बाकी में से भाई ये ज्यादा बेहतर लग रहा था इसलिए हमने चुन लिया, लेकिन हम ये भी दावा नहीं कर रहे गारंटी कि वो ठीक ही है या वो बहुत अच्छा है।
बाकी में सुबह से लेकर रात तक देखिए ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, तो मैंने बताया कि एक प्रशासक का बहुत जरूरी गुण है। इस तरह के जो प्रशासन के 10 20 50 गुण हैं, बस मेनली अगर हमने वो जान लिए तो आप देखेंगे घूम फिर के निबंध उन्हीं के इर्द गिर्द होने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हीं गुणों की तो पहचान करनी है हमें। पीछे आप देखिए बिहार स्पेशल एक निबंध तो क्या थी, उसमें लीडरशिप क्वालिटी, जो आगे चलेगा, जो नेतृत्व करेगा पीछे वाले, या जो आपको होमवर्क दिया था अनिल सर ने, तो यथा राजा तथा प्रजा की, जैसा हम करेंगे आप तो हमें ही देख रहे हैं, हमसे ही सीख रहे हैं ना, तो जैसा हम करेंगे आप तो हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी देखिए, तो ऐसे 20 गुण अगर हमने बता दिए प्रशासक के, सारे निबंध आप देखेंगे घूम फिर के बस उन्हीं के इर्द गिर्द हैं। कहीं लीडरशिप क्वालिटी देखी जा रही है आपकी, कहीं डिसीजन मेकिंग पावर देखी जा रही है आपकी, कहीं तेजी से काम करने की क्षमता देखी जा रही, कहीं ईमानदारी देखी जा रही है आपकी। सारे निबंध आप पाएंगे कि उन्हीं के इर्द गिर्द हैं। तो हमें वो सिविल सर्विस वैल्यूज क्या है, एक सफल प्रशासक के गुण क्या है, वो जान लेने हैं सही तरीके से, उन्हीं के इर्द गिर्द निबंध होने हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है पूरी तरह से। सुबह सो के उठने से लेकर रात तक आप देखिए दिन भर में कितने बार आप इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। बहुत छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं आती हैं जीवन में भी, आप संगठन में शामिल होंगे, आईएएस पीसीएस बनेंगे, दिन भर इतनी घुली मिली प्रक्रिया है हमारे जीवन में, ये दिन भर में इतने बार हम करते हैं कि करते भी हैं और एहसास भी नहीं होता है। तो जैसे कहा जाता है कि हम सांस लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, वैसे ही है कि दिन भर में इतने बार निर्णय लेते हैं, इस प्रक्रिया को करते हैं कि करते भी हैं और पता नहीं होता। बेरोजगार, ग्रेजुएशन हुए, बेरोजगारी थी, समस्या देखिए, समस्या थी बेरोजगारी, कितने विकल्प थे, क्या करें क्या नहीं करें, आईएएस पीसीएस, उसमें भी एसएससी, तो टीचर, तो ये वो, आपने चुना एक विकल्प कि नहीं चुना? तो वही तो बता रहे आपको, वही तो बता रहे आपको कि ग्रेजुएशन के बाद समस्या बेरोजगारी, कितने सारे विकल्प थे। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी की, प्राइवेट नौकरी की, दुकान की, पिताजी के साथ खेती, या अब उसमें सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी में भी कितने थे, आईएएस पीसीएस एसएससी, बैंक पीओ, टीचर, ये वो, आपने फिर एक चुना बीपीएससी की तैयारी। अब उसमें कितने विकल्प हैं, पटना रह के, दिल्ली रह के, लंदन जाके, कितने सारे विकल्प थे। फिर एक विकल्प आप चुन रहे कि अपने घर पे रहेंगे, कि पटना में रहेंगे, कि दिल्ली आएंगे। फिर कितने विकल्प हैं, अब किस कोचिंग में तैयारी है, रैंक डिपेंड करता है, मतलब नहीं समझ पाए बात आपकी। हाँ 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 बिल्कुल डिपेंड करता है वो। तो यहां हम जो बात कर रहे हैं कि किसी भी समस्या के लिए हमारे पास कई बार एक से ज्यादा विकल्प होते हैं, हम उन विकल्पों के गुण दोष देखते हैं, किसी एक को चुनते हैं। ये कोई गारंटी, कोई जरूरी नहीं होता कि जो विकल्प हैं या जिसको हमने चुना वो द बेस्ट हो। और एक इसी तरह का निबंध डिस्कस करेंगे कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणाली होती है। यह भी आईएएस में पूछा गया निबंध है, इसी से मिलता जुलता निबंध होगा, तो फिर करेंगे अगले किसी क्लास में कि सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से भी बेहतर कार्यप्रणाली होती है। मतलब दुनिया में द बेस्ट कुछ नहीं होता, अल्टीमेट कुछ नहीं होता, उससे भी अच्छा हो सकता है कुछ। कोई ये दावा नहीं कर सकता, हम ये दावा कभी नहीं कर रहे कि जो हम कह रहे वही दुनिया का आखिरी सत्य, वही सर्वोत्तम है, उससे भी बेटर हो सकता है। हर जगह गुंजाइश है और बेटर की, सीखने की, अपने आप को चेंज करने की, अप टू डेट करने की। तो सुबह सो के उठे आप, खाना खाना है, सब्जी घर पे ही बनाना है, तो देखिए कितने सारे विकल्प हैं, आलू की, गोभी की, पनीर की, ये की वो, तुरंत कैलकुलेट होता है कि नहीं होता?
सेकंड नहीं लगते और प्रक्रिया हो जाती, लेकिन पूरी प्रक्रिया होती है कि नहीं होती? देखें, 4 जोड़ी कपड़े हैं, कोचिंग आना है, कौन सा पहने आज? विकल्प होते हैं, तुरंत कैलकुलेट हो जाता है एक की नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है? जीन्स पहन लो, महीने में 3 महीने में एक बार भी धुलेगा तो काम चल जाएगा, जितना गंदा होगा उतना चमकेगा। तो कहने का मतलब कि सुबह से लेकर रात तक आप देखिए कितनी सारी समस्याएं, कितने विकल्प, हम गुण दोष देखते हैं, निर्णय लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जीवन में बहुत घुली मिली है। मामला ये है कि हम कैसे इस प्रोसेस को साइंटिफिकली, सिस्टेमेटिकली सही ढंग से संपन्न कर लें, ताकि सब में जो अच्छा हो, हम नहीं कर रहे दावा कि बेस्ट होगा, लेकिन सब में जो अच्छा हो हम उस विकल्प को चुन लें। हालांकि वो भी कितना अच्छा है डाउटफुल हमेशा होगा, लेकिन बाकी से बेटर है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है निर्णय। हमें समस्या देखनी पड़ती है सबसे पहले तो, कि हमारे सामने समस्या क्या है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखनी है आपको, उस निबंध में भी आएगी ये बात। सही समस्या का गलत समाधान बुरा होता है, गलत समस्या का सही समाधान बुरा होता है। जरूरत क्या होती है? सही समस्या का सही समाधान किया जाए। राइट प्रॉब्लम एंड राइट सॉल्यूशन। सही समस्या का गलत समाधान भी बुरा है, राइट प्रॉब्लम लेकिन रॉन्ग सॉल्यूशन, रॉन्ग प्रॉब्लम और उसका राइट सॉल्यूशन। जरूरत है राइट प्रॉब्लम का राइट सॉल्यूशन। तो हमें विकल्प चुनते समय यह देखना होता है कि आखिर वो जो विकल्प हम चुन रहे हैं, बेसिक नीड हमारी, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। अक्सर देखिए हमें बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम समस्या नहीं बताते, हम लक्षण बताते हैं, और लक्षणों के आधार पर समस्या की पहचान करना डॉक्टर का काम होता है। कभी जाके हम ही नहीं कहते डॉक्टर साहब टाइफाइड हो गया है या डॉक्टर साहब मलेरिया हो गया। हम लक्षण बताते हैं, बुखार आ रहा है, कितना आ रहा है, बुखार के पहले ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है, कंटिन्यूसली आ रहा है कि रुक रुक के आ रहा है। लक्षण, लक्षणों के आधार पर यह तय करना डॉक्टर का काम होता है कि टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है कि वायरल है। कि उन लक्षणों से समझ में नहीं आता तो कई बार 4-6 टेस्ट करवाते हैं पहले और तब। इसीलिए कि जब तक सही समस्या ही पता नहीं लगेगी, आगे का सारा काम बेकार हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है ये, जब हम निर्णय लेते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं, कि हमें सही समस्या की जानकारी हो जाए लक्षणों के आधार पर। अब जब समस्या पता लग गई, तब हम देखते हैं कि इस समस्या के समाधान के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। वो जो विकल्प हैं हमारे लायक क्या है उसमें। बहुत सारे ऐसे विकल्प भी हो सकते हैं जो विकल्प तो है, लेकिन हमारे लिए वो विकल्प उपयुक्त नहीं है। 33 साल 34 साल एज हो गई, विकल्प तो है आईएएस की तैयारी, लेकिन हम कर सकते हैं 33 साल 34 साल में तैयारी? तो नहीं कर सकते। तो कहा जाता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो हो सकता किसी दूसरे के लिए वो विकल्प हो, लेकिन हमारे लिए वो विकल्प नहीं है। दूसरे के लिए है विकल्प कि दिल्ली जाके तैयारी करे वो, लेकिन हमारे पिताजी की क्षमता ऐसी नहीं है, तो हमारे लिए वो विकल्प होते हुए भी विकल्प नहीं है। हमें तो यहीं घर पे रह के ही पढ़ाई करनी है, तो हमारे लिए नहीं है वो विकल्प, दूसरे के लिए शायद हो।
तो हम विकल्प देखते हैं और स्वाभाविक सी बात है हमारे लिए वो विकल्प कितने फिजिबल हैं, उपयुक्त हैं या नहीं, ये देखना है, उनके गुण दोष देखना है। और अब गुण दोष के मूल्यांकन के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम आर्थिक आधार पर भी मूल्यांकन कर सकते हैं कि देखो इस विकल्प में इतना खर्चा है और इसलिए ये हमारे लिए ठीक है या नहीं है। ये सामाजिक आधार पर भी हो सकता है कि हम शादीशुदा हैं, घर में पति है, बुजुर्ग सास ससुर हैं, तो हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। बच्चा छोटा है अभी 1-2 साल का, तो उसे छोड़ के हम दिल्ली कैसे जाएं, साथ में ले जाएं, तो बहुत सारे आधार हो सकते हैं उसके गुण दोष के मूल्यांकन के। तो जैसा हमने कहा दूसरे के लिए हो सकता वो विकल्प बहुत अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए नहीं है अच्छा। तो हमें तो अपनी परिस्थिति के अनुसार देखना है कि हमारे लिए कौन सा विकल्प ठीक है। तो अगेन सही गलत ये सापेक्षिक चीजें होती हैं, ठीक है कि ठीक नहीं है, सर्वमान्य आधार पे इसका निर्धारण कभी नहीं हो सकता। एक वो एंगल वो डायमेंशन भी उस निबंध में कि किसी को भी ठीक होना होगा। अब ठीक की डेफिनेशन क्या होगी? हमारे लिए ठीक है लेकिन आपके लिए ठीक हो, इसकी क्या गारंटी हो, क्या जरूरत है इसकी? जैसे हमने अभी कहा आप अभी 20-22 साल के हैं, लड़के हैं, आपके लिए तो ठीक है दिल्ली आ जाओ, लेकिन वहीं एक लड़की तो उसके लिए नहीं है ठीक। तो ठीक की परिभाषाएं भी तो अलग अलग हैं। पीछे मैंने बताया था गुड गवर्नेंस अच्छा शब्द है, सबके लिए मतलब अलग है। अच्छे का मतलब हमारे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और, तो सापेक्षिक शब्द होते हैं बहुत सारे। तो यहां जो ठीक है हमें इसको भी देखना है कि हम उस ठीक की परिभाषा किस संदर्भ में कर रहे हैं। संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार भी सही और गलत का निर्धारण होता है। आज जो चीज हमें ठीक लग रही है हो सकता कल वही चीज हमें ठीक नहीं लगे। समलैंगिकता ही देखिए आप, एक जमाने में ठीक नहीं लगती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना कह दिया कि बुराई नहीं है। लिव इन एक जमाने में ठीक नहीं थी हमारे देश में, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि कोई बुराई नहीं है। तो देखिए आप समय के साथ साथ कैसे चेंज हो जाती है सोच हमारी, ठीक और सही और गलत के मतलब बदल जाते हैं। तो एक ये डायमेंशन भी इस निबंध में हमें दिखाना है कि ठीक होना या नहीं होना भी संदर्भ और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो अभी विकल्पों की बात कर रहे हैं कि समस्या है हमारे पास कई सारे विकल्प हैं, हम उन विकल्पों के गुण दोष देखेंगे, हम उनके अलग अलग आधारों पर मूल्यांकन करेंगे, उनके इकोनॉमिक डायमेंशन आर्थिक आधार क्या है, सामाजिक क्या है, गुण दोष का अपनी परिस्थिति के अनुसार देखते हैं वो विकल्प, और फिर हमें कौन सा विकल्प ठीक लग रहा है उस विकल्प को चुना जाता है। अब जो हम विकल्प चुनते हैं ये विकल्प हमारे लिए सही है, गलत है, सर्वोत्तम है, संतोषजनक है, ये संदर्भ के अनुसार तय होता है। बेस्ट है वो कि सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, बैड है, क्या है नहीं है, ये सब के लिए अलग अलग होता है, संदर्भ और परिस्थिति के अनुसार होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां देंगे आपको। डिसीजन मेकिंग से जुड़े बहुत सारे मॉडल हैं। दो लाइन में 2 मॉडल यहां आपको जानने हैं। एक मॉडल को हम कहते हैं आर्थिक प्राणी प्रतिमान, इकोनॉमिक मैन मॉडल, और एक को हम कहते हैं प्रशासनिक प्राणी प्रतिमान, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। ये अपने अपने तरीके और स्टाइल से डिफाइन और डिस्कस करते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। एंड हमने जो
ऑप्शन चूज किया है वो बेस्ट है या सेटिस्फैक्टरी, इस बात को। आर्थिक प्राणी प्रतिमान क्या कहता है, आपको ये मॉडल का नाम भी नहीं है कोई जरूरत याद रखने की, बस उनकी समझ कॉन्सेप्ट क्या है वो जानना है। आर्थिक प्राणी प्रतिमान क्या कहता है कि जो व्यक्ति होता है ये एक विवेकशील प्राणी होता है, एक रेशनल मैन होता है। उसके पास इतनी विवेक और बुद्धि है, इतना तर्क है कि वो अपना अच्छा बुरा समझने की क्षमता रखता है। तो इसलिए वो क्या करता है कि समस्या के समाधान के जितने मैक्सिमम ऑप्शन या अधिकतम विकल्प हैं उनको खोजता है, और फिर जिस एक विकल्प को चुनता है वो उसके लिए सर्वोत्तम या द बेस्ट होता है। व्यक्ति, ह्यूमन बीइंग, या हम वहां प्रशासक बोल दें या निर्णयकर्ता बोल दें, किसी भी वर्ड का यूज कर लें, कि व्यक्ति को इतना विवेक बुद्धि दी है भगवान ने कि वो सही समस्या भी पहचान लेगा लक्षण देखते हुए कि हाँ मलेरिया है या टाइफाइड है, क्या है, जो भी समस्या है पहचान लेगा। अब वो अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स को अलग रखेगा और जितने मैक्सिमम ऑप्शन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए वो सबको खोजेगा। हमें नहीं पता कि पिताजी की खेती या दुकान है तो हमें क्या करना, नहीं, हम तो अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे लिए क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है। पिताजी की क्या इच्छा है या नहीं है, या माताजी या घर वालों की, अभी इनको एक तरफ रखें। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं, हम में किस बात की कितनी क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या ठीक होगा, और तब देखेंगे। अब पिताजी की इच्छा के अनुरूप हुआ तो भी अच्छा, और नहीं हुआ तो भी अच्छा। इच्छा पिताजी की है लेकिन उन्हें नहीं करना है, करना तो हमें है। तो केवल उनकी इच्छा से थोड़ी हो जाएगा अगर हम में वो क्षमता ही नहीं है। तो अगर हम अपने आप को उस लायक ही नहीं समझ रहे, या हमारा वो एटीट्यूड ही नहीं है। 3 इडियट्स या ढेरों मूवी आपने देखी, पिताजी तो कह रहे नहीं इंजीनियर बनो, अब बेटा तो बनना है फोटोग्राफर, मन ही नहीं लगता है उसका पढ़ाई में, इंजीनियरिंग में। तो अब ऐसे इमोशंस को क्या करेंगे जिनको जीवन भर कब तक ढोएंगे? सुसाइड करनी पड़ जाती है छत से गिर के, देखिए आप। तो यहां कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं। रेशनल मैन, विवेक, व्यक्ति अपना विवेक लगाएगा, बुद्धि लगाएगा, अपने अकॉर्डिंग देखेगा वो कि क्या क्या मैक्सिमम ऑप्शंस, क्या विकल्प हैं, हमारे लिए कौन सा अच्छा है चुनेगा, तो वो उसके लिए द बेस्ट या सर्वोत्तम होगा, क्योंकि ज्यादा संभव विकल्पों में से वो से चुनता है। ये अप्रोच है डिसीजन मेकिंग की। और एक अप्रोच क्या है? एक अप्रोच दूसरी है कि व्यक्ति पूर्ण विवेकशील नहीं होता है, बल्कि सीमित विवेकशील प्राणी होता है, बाउंडेड रेशनैलिटी। वहां रेशनल मैन है, यहां बाउंडेड रेशनैलिटी है, सीमित विवेकशील। दूसरे शब्दों में कहें, विवेकशील का मतलब मैं बता रहा हूं दिमाग, कि व्यक्ति दिमाग से काम करता है, कोई इमोशन, कोई फीलिंग नहीं होती। और यहां व्यक्ति सीमित विवेकशील होता है, बाउंडेड रेशनैलिटी, मतलब व्यक्ति का दिमाग और दिल दोनों एक साथ चलते हैं। भगवान ने दोनों दिए हैं व्यक्ति को, दिमाग भी दिया है, दिल भी। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति केवल दिमाग ही लगाता है हमेशा हर जगह। दिमाग के साथ साथ दिल भी है,
मतलब इमोशंस फीलिंग्स भी हैं। कैसे यार पिताजी को नाराज करें, इन्होंने पैदा किया, 25 साल से पढ़ाया लिखाया, हमारी हर इच्छा को पूरा किया और अब हम इनकी इच्छा को नहीं करें पूरा। तो कहीं ना कहीं मन में ये बातें भी किसी कोने में जरूर आती हैं, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स। तो ठीक है कि दिमाग है, लेकिन साथ साथ दिल भी है, इमोशंस फीलिंग्स भी है, दोनों चीजें मिल जाती हैं। तो व्यक्ति फिर हर काम विवेक या दिमाग से नहीं कर पाता, तो वो सीमित विवेकशील होता है। और परिणाम ये क्या कहते हैं कि फिर व्यक्ति अधिकतम विकल्प नहीं खोजता, व्यक्ति कुछ 2-4 सीमित विकल्प खोजता है और उनमें से किसी एक विकल्प को चुन लेता है जो उसके लिए केवल संतोषजनक या सेटिस्फैक्टरी होता है, बेस्ट नहीं होता। लिमिटेड ऑप्शंस में से एक कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना, यहां मैक्सिमम ऑप्शंस में से चूज करना और यहां लिमिटेड में से एक चूज करना। तो वहां चूंकि मैक्सिमम में से चूज करता है तो बेस्ट होता है वो, और यहां लिमिटेड में से चूज करता है तो वो बेस्ट नहीं होता है, वो केवल सेटिस्फैक्टरी होता है। देखिए उसी निबंध की तरफ चल रहे हैं हम लोग कि वो विकल्प ठीक होगा इसकी गारंटी नहीं है, वो संतोषजनक या सेटिस्फैक्टरी होता है। देखिए अब इस मॉडल की बात हो रही है वहां पर डिसीजन मेकिंग के भी, क्योंकि व्यक्ति को दिमाग के साथ साथ दिल भी दिया है भगवान ने, इमोशंस फीलिंग्स भी हैं, बहुत सारी चीजें देखनी समझनी होती हैं। तो पहली बात तो बहुत ज्यादा विकल्प ही नहीं होते हैं। तब उसी तरह से देखिए हम उस निबंध को अब डील करेंगे कि होती है समस्या हमारे सामने, लेकिन कई बार उस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते भी नहीं हैं, सीमित विकल्प ही होते हैं। उन सीमित में से ही कई बार हम किसी एक को चुन लेते हैं। तो सीमित में से किसी एक को चुना तो बिल्कुल दावा नहीं कर सकते कि वो कितना ठीक है कि नहीं है। इवन अधिकतम में से भी चुने हमने तब भी गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा वो हमारे लिए हो सकता ठीक हो लेकिन दूसरे के लिए हो कि नहीं, तो ये भी जरूरी नहीं। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए कि रेशनल में अधिकतम विकल्पों में से किसी एक को चुनना और यहां बाउंड्री रेशनैलिटी, सीमित विवेकशील, कुछ में से एक को चुन लेना। विवाह प्रथा, विवाह प्रथा एक अच्छा उदाहरण है इन दोनों के बीच के अंतर को समझने का। इतिहास में 8 तरह के विवाह पढ़ते हैं हम लोग, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, ब्रह्म विवाह और क्या क्या। तो एक गंधर्व विवाह या स्वयंवर प्रथा, और एक जो वर्तमान समय में प्रचलन में है प्रजापत्य टाइप। जो गंधर्व विवाह वो ये मॉडल होता है स्वयंवर, और जो वर्तमान स्वरूप है वो ये मॉडल होता है। सीता का स्वयंवर हुआ, जितने संभव विकल्प थे, राम से लेके रावण किसी को नहीं छोड़ा गया, सबको इनविटेशन भेजा गया, आइए आप लोग सभा में। समस्या सीता का विवाह, विकल्प जितने संभव, जितने राजे महाराजे सबको बुला लिया गया, सारे संभव विकल्प। उनके गुण दोष के मूल्यांकन का आधार क्या रखा? धनुष, जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा उस विकल्प को चुना जाएगा। एक एक करके सबने कोशिश की, राम सफल हुए, राम को चुन लिया गया, तो अधिकतम विकल्पों में से चुना गया। हम कह सकते हैं सीता के लिए राम कैसे थे? सर्वोत्तम, बेस्ट ऑप्शन थे, क्योंकि सारे ऑप्शंस के बीच में से हमने हीरा चुना है। लेकिन आजकल का जो सिस्टम है, आजकल तो अब स्वयंवर होता नहीं है, टीवी पे एकाधिकाध होते हैं, कभी राहुल महाजन और किस किस के राखी सावंत के हुए थे बहुत पहले, तो वैसे तो अब स्वयंवर का सिस्टम है नहीं आजकल।
आजकल का सिस्टम क्या है देखिए, आपकी शादी होनी हो गई हो या होनी है तो देखिए क्या तरीका है, नाते रिश्तेदार कहीं से एक दो नाते रिश्ते खोज के लाएंगे, जन्मपत्री वाला सिस्टम है तो जन्मपत्री मिलाई जाएगी, मंगल बृहस्पति बुध क्या क्या देखा जाता है वो देखा जाएगा, अगर 22 24 26 गुण भी मिले तो इट इज ओके, बात आगे बढ़ेगी। अगला स्टेप क्या होगा फिर, किसी मंदिर पार्टी कहीं लड़का लड़की एक दूसरे से मिलेंगे, देखना दिखाना बातचीत होगी। अगर वहां भी आगे बढ़ी तो अगला स्टेप क्या, अब घर के बड़े बुजुर्ग बैठेंगे, 2 पहिया 4 पहिया 12 पहिया इस सब पे बातचीत होगी। अब अगर सेटिंग बैठ गई तो ओके, नहीं तो जहां सेटिंग नहीं बैठी वहीं बात रुक जाएगी, स्टॉप। फिर कुछ दिन इंतजार कीजिए, फिर कहीं से कुछ दिन बाद फिर एक आध कोई उसी तरह से आएगा कहीं से, फिर यही प्रोसेस चलेगी, फिर जीरो से जन्मपत्री, फिर देखना दिखाना, फिर 2 पहिया 4 पहिया, तो 1 2 3, जो अगर अनुभवी हैं वो जान जान सकते हैं कितने ऑप्शन मिलते हैं, मुश्किल से 2 3 4 ऑप्शन मिलेंगे लड़के को भी लड़की को भी। तब तक प्रेशर पड़ने शुरू हो जाएंगे समाज के, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा या कुछ और तो अब प्रेशर पड़ने शुरू हो जाएंगे, क्या बुरा है उसमें, ठीक तो है, देखने में भी ठीक है, थोड़ा नाक टेढ़ी है, तुम्हारे भी दांत बाहर निकले हैं कि ऐसा की वैसा की, वो कम पढ़ी लिखी है तो तुम्हें भी कौन सा नौकरी कर, मतलब 10 तरह के प्रेशर शुरू हो जाएंगे। और फाइनली क्या होगा, चाहते ना चाहते हुए भी आपको कहना पड़ेगा अच्छा ठीक है जो समझ में आए सो कर लो। मामा फूफा जीजा, देखिए संबंधों में ये 3 सबसे कुख्यात संबंध हैं, जिनकी अपनी भी जिंदगी खराब हुई और दूसरे की भी खराब करने के लिए 24 घंटे और कोई काम इनके पास, इन्हीं 3 का काम है। ये देखिए फूफा जीजा और मामा सबसे कुख्यात जो रिश्तेदार होते हैं, ये सब काम उन्हीं के जिम्मे होते हैं, शादी विवाह टाइप वाले जितने काम होते हैं। तो अब दबाव शुरू हो जाएंगे, दीदी का फोन आएगा, बुआ का फोन आएगा, अरे कौन सा अनोखा है, ऐसा वैसा सब चलता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो कहने का मतलब आप सीमित विकल्प होंगे आपके पास, यहां स्वयंवर नहीं होना, यहां 100 500 विकल्प एक साथ आपके सामने नहीं आएंगे, 1 2 4 सीमित विकल्प होंगे, किसी एक को आप उसमें से चुनेंगे। अब जिसको आपने चुना वो आपके लिए कैसा होगा, केवल संतोषजनक, सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि आपने बहुत सारे में से तो चुना नहीं है, आपने तो 2 4 में से किसी एक को चुन लिया है। कैसे आप दावा कर सकते हो कि वो सर्वोत्तम, केवल सेटिस्फैक्टरी है। तो वही बात आ गई कि नहीं, कि जो विकल्प आपके पास हैं, अब उसमें ये दावा करना कि उस विकल्प में से कोई एक ठीक होगा ही, तो पहली बात तो आपने कितने विकल्प देखे हैं, उनके गुण दोष देखे हैं नहीं देखे हैं, तुलना की है नहीं की है, फिर जो विकल्प चुनावी है उसके हम ठीक या गलत होने का कितना दावा कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सीमित विकल्प देखे हैं। ठीक हमारे लिए हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी ठीक हो, या आज हमारे लिए ठीक है कल भी वो हमारे लिए ठीक हो। भाई समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, तो जैसा हमने कहा सही गलत ठीक और गैर ठीक के मतलब भी बदल जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां हैं उसमें। तो बस अब होता क्या है, अब देखिए ये तो हमने थ्योरी समझाने के लिए दिया आपको, एग्जाम्पल अब जैसे आप ही ने दिए अलग अलग क्षेत्रों के, आप यहां एग्जाम्पल ले लीजिए। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने वही लिया, राजनीति। हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होते हैं,
मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, बहुत सारे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हैं, लेकिन वो जो विकल्प हमारे पास उपलब्ध होते हैं वोट डालते समय, वो ठीक है इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बस उपलब्ध में से हम किसी एक को चुनते हैं। अच्छे होने का दावा नहीं किया जा सकता, बस कम बुरा है ये कह सकते हैं। और अगेन, अच्छे और बुरे की व्याख्याएं भी अलग अलग आदमी के लिए। हमें मोदी अच्छे लगते हैं, हम दूसरे को भी लगते हो कि नहीं, ये हम कैसे कह सकते हैं? हमें ठीक लग रहे हैं, लेकिन आपको भी ठीक लग रहे हो, ये क्या जरूरी है? तो उसके भी मतलब सबके लिए अलग अलग है। तो इलेक्शन, इसीलिए हमने कहा नोटा का प्रावधान भी किया गया है कि नन ऑफ द अबव, कि कोई ठीक नहीं लग रहा, नन ऑफ द अबव पे चले जाओ। अब आप राजनीति के उदाहरण दे दीजिए, आप प्रशासन का उदाहरण दीजिए। केंद्र राज्य से जोड़ते हुए दे सकते हैं आप उदाहरण। केंद्र में किसी और राजनीतिक दल की सरकार है, राज्य में किसी और राजनीतिक दल की सरकार है। एक आईएएस, एक आईपीएस अधिकारी के सामने चुनौती है कि वो केंद्र सरकार को चुने या राज्य सरकार को चुने। बिल्कुल लिख सकते हैं केंद्र और राज्य। तो ऑल इंडिया सर्विस आगे जब पॉलिटी में पढ़ते हैं तो अखिल भारतीय सेवाओं के सामने ये एक बहुत बड़ा द्वंद्व होता है, स्पेशली तब जबकि केंद्र में किसी और राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी और राजनीतिक दल की सरकार। तो अब उसके सामने ये बहुत बड़ी दुविधा, इस तरह से लिखेंगे जैसे हम बोल रहे हैं, बहुत बड़ी दुविधा होती है कि वो राज्य सरकार को भी असंतुष्ट नहीं कर सकता और केंद्र सरकार को भी नाराज नहीं कर सकता है, और दोनों को साथ लेके चलना कठिन हो जाता है। जैसे वेस्ट बंगाल है, अब वेस्ट बंगाल में अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी। बिहारी हो गया अब तो, कि बिहारी में 36 का आंकड़ा हो गया, अब तो नीतीश कुमार सबसे बड़े दुश्मन हो गए मोदी के। तो अब जो बिहार में आई है, अब बिहार गवर्नमेंट को भी नाराज नहीं कर सकता है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, हटाने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो अब यहां कुआं वहां खाई वाली स्थिति हो जाती है। अब कैसे दोनों में बैलेंस बिठाए, कैसे दोनों को साथ लेके चले, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के सामने। प्रशासन का उदाहरण दे दिया, आप अंतरराष्ट्रीय उदाहरण डाल दीजिए। मतलब जरूरी नहीं है सारे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अब आप फिर चीजों को सोचिए आप इस तरीके से। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय में राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, क्या एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। ये मैंने पीछे भी बताया था कि कुछ ऐसे आइडिया दे रहा हूं कि जिससे आप अपनी सोच को ज्यादा मूर्त रूप दे पाएंगे। अब अंतरराष्ट्रीय, मैंने एक शब्द बोल दिया, सोचिए अब कोई अंतरराष्ट्रीय में ऐसा उदाहरण कि हमारे पास एक से ज्यादा विकल्प हो, अब सबके फायदे हैं, सबके नुकसान हैं, हम किसे चुने किसे नहीं चुने, यहां कुआं वहां खाई वाली स्थिति है। जैसे रसिया, यूक्रेन और भारत की भूमिका, डाल दीजिए आप उदाहरण। अब हम रूस की तरफ जाएं कि यूक्रेन की तरफ। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। अब अगर यूक्रेन की तरफ जाएं तो भी दिक्कत है, और रूस की तरफ जाएं तब भी मानवता के विरुद्ध है ये कि भाई एक छोटे से देश को जबरदस्ती दादागिरी दिखा के आप दबा रहे। हमारे इतने सारे बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे हैं, उनका नुकसान या जो भी। रूस को इसलिए नाराज नहीं कर सकते कि हमारे अपने हित तो स्वार्थ है उनके साथ। तो भारत ने क्या तय किया? तटस्थ, साइलेंट मोड में, तटस्थ, ना आपकी तरफ ना आपकी तरफ। लेकिन कहा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में तटस्थ का मतलब भी क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है ताकतवर की तरफ।
भाई तटस्थ का मतलब ये होता है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कि आप ताकतवर की तरफ हैं, बोलते तटस्थ हैं आप, लेकिन उसका मतलब होता है ताकतवर की तरफ। और सच्चाई भी है, देखिए कि भाई है भारत तटस्थ कहने के लिए, लेकिन नेचुरल सी बात है कि उस तटस्थता का मतलब क्या है कि रसिया की तरफ है हम। तो अब आ गई वही बात, हर जगह आ रही कि नहीं आ रही कि विकल्प है, लेकिन ठीक है विकल्प, क्या गारंटी है इसकी? सबके अपने फायदे हैं, सबके अपने नुकसान हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी एक को, कम बुरे को जिसे कहा जाए, चुनना होता है और आगे बढ़ता है। इसी तरीके से जीवन चलता है। बस अब मुद्दा यह है कि कैसे हम जो सबसे कम बुरा हो, अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं है, तो कम बुरे को चुने और उसकी भी फिर जो कमियां हैं, जो सीमाएं हैं, उन्हें कैसे मिनिमाइज कर दें। तो प्रयास हम ये भी कर रहे हैं कि यूक्रेन को भी खुश रखें। कुछ नहीं है तो हमारे पीएम मिल ही लेते हैं जेलेंस्की से आए दिन, कभी अभी गए थे तो वहां मिल लिए, या हाँ क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा कुछ नहीं कह रहे हैं। सत्यराज जी अपना ऑडियो बंद करें। तो हम राजनीति, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय में गुट निरपेक्षता की नीति, कोल्ड वॉर के दौरान एक तरफ यूएसएसआर था, दूसरी तरफ यूएस था, अगेन हमारे सामने चैलेंज था, नए नए हम आजाद हुए थे, ना इनको नाराज कर सकते ना उनको नाराज कर सकते, तो हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अपना ली, गुट निरपेक्षता की नीति। मदद हमें दोनों से चाहिए, सहयोग दोनों से चाहिए, तो अब हमने कहा बस हम कुछ एग्जाम्पल कोट करेंगे उस थ्योरी के पक्ष में और निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष वही हमने कहा, हाँ बिल्कुल सोशल में मैरिज वाला डाल दीजिए। और जरूरी नहीं है कि सारे डालने, मतलब कुछ तीन चार, दो चार एग्जाम्पल डाल दिए हमने। इकोनॉमिक लिख दिया, सोशल लिख दिया, नेशनल, कुछ भी ऐसे दो अपनी बात के समर्थन में। जरूरी नहीं है कि हर में हम सारे एंगल ही दिखाएंगे कि राजनीतिक भी, सामाजिक भी, आर्थिक भी, धार्मिक भी, मतलब जो दो चार हमारे दिमाग में आ रहे हैं। हाँ आपको हम आइडिया दे रहे हैं, एक बड़ा अच्छा तरीका है ये। ज्यादातर प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट इस तरीके से कर लीजिएगा आप। कोई भी मामला आ रहा, समस्याएं, गरीबी, बेरोजगार, एक्स वाई जेड, भ्रष्टाचार, क्या कारण है भ्रष्टाचार के, यार इसी तरीके से देंगे, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक भी, तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी सोचने के लिए, आपको क्लासिफाई करना आसान हो जाएगा चीजों को। कि अब अंतरराष्ट्रीय तुरंत दिमाग में आ गया रसिया यूक्रेन, अमेरिका रूस, या कुछ और, जापान की चीन, तो अब डाल दिया एक एग्जाम्पल। केवल क्लू की जरूरत होती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। क्या बता रहे थे हम कि जीएस से नॉलेज है आपको, बस हमें उस नॉलेज को क्या करना है, उसको अपनी सोच और विचार में बदलना है। तो नॉलेज तो है ही है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि हम बेवकूफ हैं कि हमें कुछ आता नहीं है। बस निबंध की डिमांड के अकॉर्डिंग उस नॉलेज को प्रेजेंट करना है, उसको स्वरूप बदलते हुए लिखना है उसमें। अब रसिया यूक्रेन लिखेंगे, लेकिन जीएस टाइप हम उसके कारण गिनाने या वो करने नहीं जाएंगे, हम अपने इस टॉपिक से रिलेट करते हुए दिखा देंगे कोई भारत की ये नीति है या नहीं है, क्या विकल्प थे और कैसे कर दिया हमने। और निष्कर्ष बस यही होगा कि इस प्रकार चाहे संगठन हो, व्यक्तिगत जीवन हो, सच्चाई है बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमारे साथ। कई बार कई विकल्प होते हैं, कई बार विकल्प कम होते हैं। अब हम कितना शांतिपूर्ण मन से उन विकल्पों की विश्लेषण करके देखते हैं कि कौन सा विकल्प दूसरे की तुलना में ज्यादा अच्छा है, उसको चुनते हैं और उसको सही तरीके से क्रियान्वित कर लें, तो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो समस्या है, उसके समाधान में हमें मदद मिल सकती है। एक प्रशासक का भी जरूरी गुण होता है कि वो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग एक सही निर्णय ले, समय पर उसका क्रियान्वयन करे, ताकि प्रशासक अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन कर सके। तो हर निबंध में हमें प्रयास करना है कि हम उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच से जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं पर्पज यही है निबंध का। तो हमें प्रशासन से तो जरूर जोड़ना है और वो जुड़ेगा भी। तो देखिए हो गया एक निबंध, एक फंडामेंटल, एक बेसिक, बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिसीजन मेकिंग,
प्रशासक का एक बहुत जरूरी गुण और उससे जुड़ा हुआ एक निबंध कर लेंगे।